नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो रीजनिंग की होगी और रीजनिंग में भी जो चैप्टर होगा वो होगा डाइस पासा। अब पासे से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, पूछे जाते हैं, और वो कौन कौन से प्रकार होंगे और किस प्रकार से हमने पासे के क्वेश्चन को परीक्षा में बनाना होगा, कितनी जल्दी हम पासे के क्वेश्चन को परीक्षा में बना पाते हैं, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं हमारी आज की क्लास पर कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको और कितने अच्छे अच्छे तरीके पासे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि परीक्षा में हम अपने समय को बचा पाएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पासा डाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, और वो बात ये होगी कि परीक्षाओं में पासे से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मली दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ फिलहाल की जो आज की क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जब हमारा परीक्षाओं में एक पासे से एकल पासे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा जब दो या दो से अधिक पासे दे रखे होंगे परीक्षा में और वहाँ हमने उसका सॉल्यूशन करना होगा। तो पासे के विषय में सबसे पहले तो एक बात मैं आपको ये बताए देता हूँ कि पासा बनाना सीख लो। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनसे डाइस बनाना नहीं आता। वैसे इसकी कोई खास आवश्यकता भी नहीं है, आप जैसा बना पाएँ वैसा ठीक है, फिर भी मैं डाइस बनाना आपको ज़रूर बताऊंगा आज की क्लास में। अगर किसी विद्यार्थी पर पासा बनाना ना आता हो तो वो देख ले भाई कि डाइस कैसे बनेगा। क्या वाई तो बना सकते हैं आप लोग? अरे वाई बना लोगे ना, ये वाई बना लिया हमने और यही हमारा हो गया जी पासा। इसी प्रकार पासा बनेगा। कुछ भी यहाँ नोट कर दो, जैसे कि यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। लिखो मत लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें तो पासा बना के बताना है डाइस कैसा होता है। अब हमने करना क्या है कि इसको तो ऐसे मिला दो, इसे ऐसे मिला दो, इसे ऐसे मिला दो, बन गया जी हमारा डाइस। तो ये पासा हो गया। अगर ना भी बनाना हो आपने तो केवल इतना करके छोड़ देंगे, ये भी एक डाइस का ही स्वरूप है या रूप है, यहाँ से भी हो जाएगा, या हम इतना ही बना के छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल की जो बात रही वो केवल मैंने स्टार्टिंग की है डाइस बनाने से। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन पर डाइस बनाना नहीं आता, तो सीख लें डाइस कैसे बनेगा, या कॉपी पर आप बनाएं तो किस प्रकार से आपने बनाना होगा। अब आता है कि डाइस से जो क्वेश्चन होंगे वह किस किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं। ये बात एक यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, सार्वभौमिक सत्यता वाली या सार्वभौमिक सत्ता, ये बात हमारी है कि किसी भी पासे में 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं भैया। ना तो कभी किसी पासे में आपने देखा होगा कि 7 होगा या 8 होगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर मैं एक डाइस बनाता हूँ, मानो इस प्रकार से, या वो मैंने बनाया हुआ है उधर भी, उसी को देखे लेते हैं। मानो ये हमने डाइस बना लिया, मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 की विपरीत सतह पर क्या अंक अंकित होगा। मैंने आपसे पूछा 3 के विपरीत बताइए क्या होगा। हमें पता है किसी भी डाइस में किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं जिन पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं। ये बात एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मैं कह सकता हूं जी 3 का जो अपोजिट रहा होगा वो या तो 1 रहा होगा। बात समझिए मेरी, जो दिखाई नहीं दे रहे, 3 सरफेस दिखाई दे रही हैं तो 3 सरफेस छुपी हुई होंगी। 1 हो सकता है, 1 के अलावा 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। अरे यही तो हो सकते हैं। तो यदि मैं एक और डाइस आपके लिए बनाऊं और मैं लिख दूं ABC, कुछ भी लिख दूं, मैं आपसे कहूं बताइए एक की जो अपोजिट सरफेस होगी, एक की जो विपरीत सतह होगी वह क्या होगी, तो यहां से मैं नहीं बता पाऊंगा कि एक की जो अपोजिट सरफेस होगी वह क्या होगी। क्यों? क्योंकि यहां तो मैंने बता दिया कि 3 की या 2 की या 5 की जो अपोजिट सरफेस होगी वो या तो 1 होगी या 4 होगी या फिर 6 होगी। कारण बताने का ये रहा कि ये बात एक यूनिवर्सल ट्रुथ होती है कि हमेशा किसी भी पासे में 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। लेकिन यदि 1 से 6 तक अंक अंकित ना होकर ABCD या किसी और फॉर्म में लिखा जाए तो उसके लिए हमें उस अवस्था को बताने के लिए कि इसका अपोजिट सरफेस क्या होगा, हमें और पासों की भी आवश्यकता होगी। और इसी वजह से 2 प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ बन के आते हैं। एक होता है एकल पासे से और एक होगा हमारा 2 या फिर 2 से अधिक पासों से। अब पासे की प्रकार क्या होंगे या कितने प्रकार के पासे होते हैं, तो जब एकल पासे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पासे के 2 प्रकार हमें क्वेश्चन में लागू करने हैं। एक
पहला हो गया मानक पासा, जिसको इंग्लिश में यदि हम लिखें तो स्टैंडर्ड डाइस लिखेंगे, या यूनिवर्सल डाइस भी हम इसको कह देते हैं, सार्वभौमिक पासा भी इसको हम कह देंगे। दूसरा हो गया साधारण पासा, दूसरा हो गया साधारण पासा, जिसको हम इंग्लिश में जनरल डाइस भी लिख सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी डाइस भी हम इसको लिखेंगे। ये इंग्लिश नाम हो गए इसके। अब इनकी पहचान क्या है कि कोई पासा मानक है या फिर कोई पासा साधारण है, ये पहचाना कैसे जाएगा हमने। अब इनकी पहचान ये है भैया कि मानक पासे में सदैव पासे की किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जितनी भी सरफेस होंगी अपोजिट उन सभी का जो योग होगा और वह प्रत्येक अवस्था में 7 होगा। जबकि साधारण पासे में किसी भी अपोजिट सरफेस, किसी भी विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। अब ऐसे बता दिया मैंने, मानो परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो हम कैसे जल्दी से पहचान पाएंगे कि कोई पासा साधारण पासा है या फिर वह एक मानक पासा है। जैसे कि चलिए मैंने ये डाइस आपको दिखाया यहाँ। अब हमें पहचान करनी है कि ये जो पासा है हमारा, ये कैसा पासा है। तो इनकी या इस पासे की जो संलग्न सतह हैं उसका योग देखो आप अलग अलग अवस्थाओं में कितना कितना आ रहा है। जैसे यहाँ से 6 और 3 9, 3 और 5 8 और 6 और 5 कितना हो गया 11। किसी भी अवस्था में 7 नहीं आया। यदि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग किसी अवस्था में 7 नहीं है तो जरूर ये एक मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासे में सदैव विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब यदि हम 3 का अपोजिट निकालें तो 3 और 4 7, अरे 3 और 4 को जोड़ोगे तभी तो 7 बैठेगा। यदि हम 5 का अपोजिट निकालते हैं तो 2 होगा। 6 का अपोजिट यदि हम निकालते हैं तो कितना होगा? 1 होगा। बात आई समझ में? अब चलते हैं आगे की जी। मानक पासे की तो पहचान अब हमें हो गई। अगला और बताइए साधारण पासे की पहचान कैसे पड़ेगी? वही संलग्न सतहों का योग करें, 6 और 1 कितना 7। अगर यही 7 आ गया तो आगे तो ऐड करने की हमने आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए हमें समझ में आ गया कि ये जो डाइस हमें दिखाया गया है ये एक साधारण पासा है। साधारण पासा है मतलब ऑर्डिनरी या जनरल भी लिख सकते हैं हम। ये तो एक ऑर्डिनरी डाइस है और हमें पता है कि साधारण पासे में कभी भी किन्हीं विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। किसी भी अपोजिट सरफेस का योग 7 नहीं बैठेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा। मानो हमें बताना है 6 का अपोजिट क्या होगा। अब हम कैसे बताएंगे कि 6 की जो अपोजिट सरफेस होगी वह क्या होगी? 6 की अपोजिट सरफेस क्या होगी? तो हमें इतना पता है कि दिए गए पासे में या किसी भी पासे में, चाहे वो साधारण पासा हो चाहे वो मानक पासा हो, पासे में सदैव 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ कौन कौन से अंक ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। अब कौन कौन से दिखाई नहीं दे रहे? आप कहेंगे जी एक तो 3 4 और 5 दिखाई नहीं दे रहा। कौन कौन? 3 4 और 5 दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब 6 का जो अपोजिट होगा या तो वो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। इनमें से कौन सा होगा वो हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जबकि मानक पासे में हम डायरेक्टली बता देते हैं कि किसका अपोजिट क्या होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो हमें पता है ना फार्मूला कि इनका जो अपोजिट सरफेस का योग है वो 7 आना है। लेकिन यहाँ नहीं बता पाएंगे इस वाले में। ऐसे ही हमसे पूछे एक का अपोजिट बताइए कौन कौन सा होगा, तो 3 होगा या 4 होगा या फिर 5 होगा। भाई पासे में, किसी भी पासे में कुल 6 सरफेस होती हैं जिनमें से 3 दिखाई देती हैं, 3 छुपी रहती हैं। अब जो छुपी हुई सरफेस है हमारी, हमें क्या पता उसमें से कौन सा विपरीत बैठेगा। या फिर मैं आपसे ऐसे भी बता सकता हूँ आपसे कि आपको कि 6 का अपोजिट हमसे पूछा है, बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा। तो आपने करना क्या है, जब निकालना हो आपने तो ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5। भाई 6 के अपोजिट 6 तो खुद बैठेगा नहीं, तो 6 को छोड़कर बाकी जितने भी अंक हो गए पासे में वो सारे मैंने यहाँ नोट कर लिए। जैसे 1 2 3 4 5, छठा 6 हो गया हमारा। 6 के अपोजिट हमें बताना है क्या होगा। अब 6 के अपोजिट इनमें से क्या होगा वो हम तय करेंगे। मुझे बताइए आप 6 की पड़ोसी सतह कौन कौन सी हैं? 1 और 2। भाई 6 की पड़ोसी सतह कौन सी हैं? 1 और 2। और याद रखना भैया कि
कि पासे में कभी भी जो पड़ोसी सतह होती है वो अपोजिट नहीं होती, वो विपरीत में नहीं होती। तो 6 के यदि पड़ोस में 1 और 2 हैं तो ये कभी पासे में इसके विपरीत नहीं होने वाले। अब बचे कौन कौन हमारे पास में, 3, 4 और 5। तो 6 के अपोजिट हो गया 3, 4 या फिर 5, इनमें से कौन सा होगा वह पता नहीं। अंतिम आया 2। अब 2 के अपोजिट हमसे पूछा, बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 2 के अपोजिट भी फिर से वही 3, 4 या 5, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जैसे ही आपने इसको लिखा 3, 4, 5, ये तुरंत गलत हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा लास्ट वाला है ना, 2 वाला, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। इसको आप याद रखना कि जब भी हमसे साधारण पासा आ जाए और साधारण पासे में 5 के अपोजिट या फिर 2 के अपोजिट आ जाए तो बड़े ध्यान से निकालना है हमने, या कोई भी आ जाए यार, सभी का ध्यान से निकालना है हमने, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मानो यहाँ 1 ना लिखकर मैं कुछ और लिख देता तो भी यहाँ गड़बड़ हो जाती। जैसे कि 2 का अपोजिट है, तो 2 का अपोजिट हमें बताना है क्या होगा। तो 2 का अपोजिट 3 हो सकता है, 2 का अपोजिट 4 हो सकता है, 2 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता साधारण पासे में। क्यों? क्योंकि 2 और 5 दोनों को जोड़ोगे तो 7 हो गया। अरे 2 और 5 दोनों को जोड़ोगे तो 7 हो गया। और जबकि हमें पता है कि साधारण पासे में कभी भी विपरीत सतहों का योग किसी भी अवस्था में 7 नहीं होता। यहाँ तक बात आ गई समझ में आपको। इसके बाद में आगे चलें। अब आगे जो नियम आता है आपका, अब वो ये रहा। देखिए यहाँ तक जो कहानी थी और वो तो थी कि जब अकेले पासे से क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो हमें कैसे करना होगा। वहाँ नियम होगा, या तो मानक पासे का नियम लगाना पड़ेगा या फिर साधारण पासे का। क्लियर है। अब आता है कि जब एक से अधिक डाइस हमें दे रखे हो परीक्षा में तो हमें क्वेश्चन कैसे करने होंगे। तो एक तो पुराना नियम है जो आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, कौन सा, घुमाने वाला। या तो 2 पासे सेलेक्ट करने के बाद में हम उनको क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं कॉमन से, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैं आज आपको एक और नया तरीका बताने वाला हूं। जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े हैं उन्हें तो पता ही होगा, या जो विद्यार्थी ऐसे हों जो मुझसे ना पढ़े हों, पहली बार हमारी क्लास देख रहे हों, तो देख लीजिए एक और फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। और फार्मूला ऐसा है कि हमें किसी भी डाइस को रोटेट करने की किसी भी डायरेक्शन में आवश्यकता है ही नहीं। बस ऐसा फार्मूला है, आपने एक नियम याद करना होगा। और नियम भी ऐसा है, बहुत अच्छा, बहुत साधारण सा नियम है। बस नियम याद करने का फायदा इतना है कि क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। आपने पासे को कहीं भी रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ 2 डाइस आप देख रहे हैं। पहला नियम कहता है कि जब समान अंक समान सतह पर हो, जब समान अंक समान सतह पर हो तो जितनी भी समान सतह होती हैं सब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला यहाँ काम करता है। जब समान अंक समान सतह पर हो तो सभी समान सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये दिखाई दे रहा है ना आपको साफ साफ, और थोड़ा ऊपर करें, ठीक है। अब जल्दी से पासे के 2 प्रारूप हमें दिखाए गए हैं और दोनों प्रारूपों में देखकर मुझे ये बताइए कि क्या कोई समान अंक है। आप कहेंगे हाँ जी समान है। कौन सा? 3 समान है जी, दोनों में 3 समान है। क्या समान सतह पर है? हाँ बिल्कुल समान सतह पर है। कौन सी सतह पर है? देखिए कौन कौन सी सतह हो गई ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो सतह हो गई ये ऊपरी सतह हो गई, ये ऊपरी सतह हो गई, ये निचली सतह हो गई, ये दाईं सतह हो गई और ये हमारी बाईं सतह हो गई। क्लियर है। अब हम देखेंगे तो समान अंक तो है दोनों में, कौन सा? 3 है, और समान ही सतह पर आ रहा है, दोनों में राइट साइड में आ रहा है। आप देखेंगे इसमें भी राइट साइड में, इसमें भी राइट साइड में। तो फॉर्मूला ये लगता है कि जब समान अंक समान सतह पर हो तो जितनी भी समान सतह होती हैं सब एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऊपर वाली सतह ऊपर वाली के विपरीत, आगे वाली सतह आगे वाली के विपरीत। ठीक है। पीछे वाली सतह पीछे वाली के विपरीत ना कर देना। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन है भाई, 3 तो दोनों में कॉमन है। और कॉमन के अपोजिट में वो सतह होती है या वह अंक होता है जो दिए गए पासों में दिखाई नहीं दे रहा हो। अब हमें पता है कि एक बात यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, कौन सी? कि किसी भी पासे में 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। अब मुझे बताइए आप इनमें कौन सा अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा? तो 4 दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा तरीका है ये। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और जूम आउट करने के बाद में एक बार दोबारा मैं लिख के आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हो गया भाई, 2 के अपोजिट हमसे पूछा है क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 6 हो गया। 1 का अपोजिट हमसे पूछा है क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 5 हो गया। 3 का अपोजिट हमसे पूछा है क्या होगा, तो 3 का अपोजिट कितना हो गया?
4 हो गया हमारे फार्मूले के हिसाब से। लेकिन विद्यार्थी एक दूसरा तरीका वो भी अच्छा होता है, ऐसे नहीं कि मैं उसके लिए आपसे मना करूंगा कि आपको वो नहीं लगाना चाहिए। दूसरा तरीका वो है कि यदि आप फार्मूला याद नहीं कर सकते, नियम याद नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका भी बढ़िया है आपका। दूसरा तरीका कहता है कि दो पासे में आप कोई भी कॉमन सरफेस देख लो कौन सी है, जैसे कि दोनों में 3 कॉमन है, भाई दोनों में 3 कॉमन है और कॉमन से पकड़ के एक ही दिशा में आप इनको रोटेट कर दो। जैसे कि ए आपने यहाँ देखा क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस वाले को क्लॉकवाइज रोटेट किया, और करना क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद में कॉमन से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि इस वाले डाइस में हम देखेंगे, देखो दोनों में 3 से कॉमन है ना, 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 से लिखना हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पहले आया 3, 3 के बाद में कितना आया 1, और 3 के बाद में आया कितना भाई 1, और 1 के बाद में नंबर आया कितना 2। ऐसे यहाँ से कॉमन से लिखेंगे पहले 3, 3 के बाद में कितना 5, 5 के बाद में कितना 6। ये जितने भी अंक ऊपर नीचे आए हैं ये सब एक दूसरे के अपोजिट वाले आए हैं। 2 के 6 होगा, 2 के 6 हमारा भी 2 के 6 आया है। ऐसे 1 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत हमारा भी 5 आया। 3 कॉमन है, कॉमन के विपरीत में होती है वह सतह, वह सरफेस जो दिए गए पासे में दिखाई ना दे रही हो। तो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा वो तो मुझे पता है, 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 के विपरीत में 4 होगा, 3 की अपोजिट सरफेस 4 होगी। बात आई समझ में? तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत आसान सा फॉर्मूला मैंने आज आपके लिए बताया है कि जब समान अंक समान सतह पर हो तो सभी समान समान सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसके बाद में आता है फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 या नियम नंबर 2 ये रहा, आप देखें बोर्ड पर। दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये है कि जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला जब समान अंक समान सतह पर हो तो जितनी भी समान समान सतह होंगी सब एक दूसरे के विपरीत होंगी। दूसरा फॉर्मूला जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान समान सतह एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखो कोई समान अंक है, हाँ बिल्कुल समान है, कौन सा 2, भाई 2 समान है, दोनों में कॉमन है। क्या समान अंक समान सतह पर है? नहीं, समान सतह पर नहीं है। क्यों? इसमें ऊपर है और इसमें लेफ्ट वाली साइड में है। भाई इसमें ऊपरी सतह पर आ रहा है, इसमें लेफ्ट साइड में आ रहा है, बाईं सतह पर आ रहा है, तो समान अंक समान सतह पर तो है नहीं। तो जितनी भी समान समान सतह होंगी कोई आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगी। इसका मतलब पिछली सतह के विपरीत नहीं हो सकती, ये तो कॉमन है। अरे ये तो किसी के विपरीत में इनमें से होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉमन तो उसके विपरीत में होता है जो पासे में दिखाई ना दे रहा हो। कौन सा दिखाई नहीं दे रहा? 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 के विपरीत में 1 और 1 के विपरीत में 2 होगा। अच्छा 6 के विपरीत में 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समान अंक समान सतह पर नहीं है, तो कोई भी जो कॉमन सरफेस है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगी। तो बचा क्या फिर इसके लिए 5। भाई 6 का अपोजिट कितना हो गया 5, और 4 का अपोजिट कितना हो गया 3। मेरे लिए परीक्षा में आता है तो मैं तो ऐसे ही आपको देख के बता सकता हूं कि इस प्रकार से बहुत आसान है ये, इसमें कोई पासे को घुमाने की आवश्यकता नहीं है। आप घुमा के करना चाहो तो वो भी इतनी कठिन वाली बात नहीं है, आप घुमा के भी कर सकते हो। यदि आपका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं करता तो दोनों में जो कॉमन सरफेस है उस पर आप निशान लगा लो। यहाँ निशान लगा लिया ना, ये कॉमन है, और कॉमन से पकड़ के दोनों को एक ही दिशा में आप रोटेट कर देंगे। देखें आप क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ ना मैं इसको, यहाँ भी क्लॉकवाइज यहाँ भी क्लॉकवाइज, तो कॉमन से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आया 2, 2 के बाद में कितना आया 6, 6 के बाद में कितना है 4, यहाँ से आया 2, 2 के बाद में आया 5, और 5 के बाद में आया क्लॉकवाइज घूमने पर 3। तो 4 का विपरीत 3 हो गया, हमारा भी 3 आया था। 6 का विपरीत 5 हो गया, हमारा भी 5 ही आया था। और वो कॉमन है तो कॉमन के विपरीत में वह सरफेस होगी जो पासे में दिखाई नहीं दे रही। कौन सी दिखाई नहीं दे रही? आप कहेंगे जी 1 दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा क्यों दिखाई नहीं दे रहा 1? क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि किसी भी पासे में किसी भी डाइस में 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं। बात आ रही है समझ में यहाँ तक आपको? इसके बाद में आता है नियम नंबर 3 हमारा। ये बहुत बढ़िया नियम है, तीसरा वाला बहुत धांसू है। तीसरा नियम कहता है जब 2 अंक या फिर 2 सतह कॉमन हो, जब 2 अंक या फिर 2 सतह कॉमन हो तो बाकी बची हुई शेष दोनों सतह एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। कैसे? वो मैं यहाँ पासे में आपको दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ हमसे पूछा है, कुछ भी पूछ ले, 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, वो तो सारी हमें बताने होंगे क्या होगा। तो ये सबसे आसान वाला हो गया। कौन सा वाला? जब 2 सरफेस हमारी कॉमन हो, जब 2 अंक या फिर 2 सतह कॉमन हो तो 6 से 6 खत्म, 1 से 1 खत्म। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के कॉमन थे। बचे कौन कौन? 3 और 4। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, क्वेश्चन है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या हुआ? 4 होगा। बात आई समझ में? अब इसी क्वेश्चन में यदि हमसे पूछ लेता कि 6 का अपोजिट और बताइए भाई क्या होगा,
तो 6 का अपोजिट बताते हैं क्या होगा। तो 6 का अपोजिट मैं ऐसे बताऊंगा आपको, 6 का अपोजिट सरफेस मुझे बताना है क्या होगा। तो 1 2 3 4 और 5, मैंने सारे अंक लिख लिए 6 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 6 के अपोजिट 6 तो होगा नहीं। अब 6 की पड़ोसी सतह आप देखो कौन कौन सी दे रखी हैं। तो 6 की पड़ोसी सतह हैं 1 और 3। तो याद रखना भैया, पासे में कभी भी पड़ोसी जो सतह हैं वह डाइस में कभी अपोजिट सरफेस नहीं होती, कभी विपरीत नहीं होती। ऐसी 6 के पड़ोस में कौन है? 1 और 4। तो 1 तो हम पहले ही काट चुके हैं, बचा क्या? 4। 4 भी 6 का अपोजिट नहीं हो सकता, तो बचे कौन कौन? 2 या 5। अब इसमें से कौन सा होगा इसके विपरीत में, ये हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, यहाँ मानक पासा और साधारण पासे का फार्मूला लगेगा नहीं। मानक पासा और साधारण पासे का जो रूल है हम कब लगाते हैं? जब केवल एक डाइस दिया हो। अब हमें बताना है यहाँ कि एक की अपोजिट सरफेस क्या होगी। अब एक का विपरीत हमें बताना है क्या होगा। तो वही एक का विपरीत भी 2 या 5, इनमें से कौन सा होगा ये हम नहीं बता पाएंगे। क्लियर है भैया? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका आज मैंने आपको बता दिया। और देखिए, जो विद्यार्थी सोच रहे हो कि हम घुमा के कर लेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को घुमाकर नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पर। ये क्वेश्चन आपका घूमकर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ दो दो चीज़ कॉमन है, दो दो सरफेस कॉमन है। आप कौन से घुमाओगे? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भैया, घूमकर ये होगा नहीं। तो यहाँ तो ये बहुत आसान वाला होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी गलती भी कर देते हैं। गलती कैसे हो जाएगी कि मानिए हमसे पूछा है 3 का अपोजिट बताइए क्या होगा, तो फार्मूला लगा देंगे समान अंक समान सतह पर है, ये देख नहीं रहे, या फिर कॉमन से लेकर घुमा देंगे ऐसे पकड़ के कि कॉमन ये देख भी नहीं रहे कि 6 ही कॉमन नहीं, यहाँ 6 के अलावा एक भी कॉमन है और भी दूसरी सरफेस कॉमन आ रही है। तो जब दो दो सतह कॉमन हो तो वहाँ घुमाकर नहीं कर सकते, वहाँ 6 से 6 खत्म, 1 से 1 खत्म, 3 का अपोजिट 4 हो गया, ऐसे हमें पता चलेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। साधारण पासा क्या होगा, मानक पासा क्या होगा, दोनों चीज़ मैंने आपको आज क्लियर की। पहला फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया, जब समान अंक समान सतह पर हो तो जितनी भी समान समान सतह होंगी सब एक दूसरे के अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी। दूसरा फार्मूला, जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तीसरा फार्मूला तो कोई फार्मूला है ही नहीं यार, ये तो 2 अंक या 2 सतह कॉमन होने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे। अब सीधे क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन करके थोड़ा सा देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। नीचे पासे की एक स्थिति को दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक 3 की विपरीत सतह पर होगा। हमसे पूछा है 3 की अपोजिट सरफेस बताइए क्या होगी। बिल्कुल बताएंगे 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। आप मुझे बताइए पासे कितने हैं, 2 या 2 से अधिक, या केवल एक। आप कहेंगे जी केवल एक पासा है, और जब केवल एक पासा दिया हो तो पासा करने का या क्वेश्चन करने का नियम क्या होगा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, या तो साधारण पासे का या फिर मानक पासा यूज करना है हमने। अब देखना ये होगा कि एक साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। बिल्कुल देखेंगे जी, तो 4 और 5 9 हो गए, 6 5 11, 6 4 10, ये तो एक मानक पासा है। क्यों है मानक? क्यों? क्योंकि किसी भी पड़ोसी सतह का जो योग है वह किसी भी अवस्था में 7 नहीं है, तो जरूर अपोजिट जो सतह होंगी, जो विपरीत सतह होंगी, उनका योग 7 रहा होगा। अब बताना है 3 का अपोजिट क्या होगा, तो भाई 3 और 4 मिलके ही तो 7 बनाएंगे, तो 3 का अपोजिट 4, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला प्रश्न। क्वेश्चन में कहा गया है पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि अंक 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत बताना है भैया क्या होगा। तो पासा देख लो, पासा कैसा है। अगर हम पासे की बात करें तो भाई पासा कैसा आ रहा है, 6 और 1 7। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 आ गया तो कभी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं आएगा। यह पासा कैसा है, एक साधारण पासा है, एक जनरल डाइस है, एक ऑर्डिनरी डाइस है। अब मुझे पता है जी पड़ोसी सतहों का योग 7 है, तो विपरीत सतहों का योग कभी 7 नहीं हो सकता। वैसे पूछा किसके विपरीत में है, 5 के। तो भाई 5 की जो अपोजिट सरफेस होगी 1 2 3 4 या 6 में से कोई एक होगी। मुझे बताइए 5 के पड़ोस में कौन कौन है। आप कहेंगे जी 5 के पड़ोस में 1 और 6 हैं, तो पड़ोसी सतह कभी पासे में विपरीत नहीं होती, तो 1 और 6 तो किसी भी कंडीशन में 5 का अपोजिट हो ही नहीं सकते। बचे कौन कौन, 2 3 और 4, तो विकल्प नंबर डी जैसे ही आप लगाओगे तुरंत गलत हो जाएगा। भाई बची कौन कौन, 2 3 या 4 जैसे ही लगाओगे तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साधारण पासा है, 5 और 2 मिलकर तो 7 बन जाएंगे, और अगर 5 और 2 मिलकर 7 बन गए तो ये साधारण कैसे हो गया, ये तो फिर मानक बन जाएगा, जबकि डाइस है हमारा साधारण।
तो साधारण पासे में कभी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, तो 2 भी नहीं हो सकता। तो आंसर कितना हुआ, 3 या 4। अब इनमें से कौन सा होगा वो मुझे पता नहीं, तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। या तो 3 होगा 5 की अपोजिट सरफेस, या फिर 4 होगी। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहां चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासे में अंक 2 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। भाई 2 का अपोजिट पूछा है हमसे। देखिए इसमें कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कि कहा गया है यदि 2 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर क्या होगा। अरे 2 को ऊपर कर दो, कहीं कर दो, आएगा तो 2 के अपोजिट में ही। हमसे कह रहा है 2 को ऊपर कर दें तो नीचे क्या होगा, तो 2 का ही तो अपोजिट हमसे पूछा है। बिल्कुल बताएंगे जी 2 का अपोजिट क्या होगा। कैसे करोगे, घुमा के? मैं कह रहा हूँ आप घुमा के कर लो, चलो मैं तो मना नहीं कर रहा आपको घुमा के करने के लिए, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं घुमा के भी क्वेश्चन को। लेकिन मैंने जो फार्मूला बताया एक बार उसे भी देख लो, एक बार अच्छे से देख लो जरा पासे को। और जब हम डाइस को अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है दोनों को देखने से कि इसमें तो फार्मूला नंबर पहला लग रहा है। कौन सा वाला, कि जब समान अंक समान सतह पर हो। जब समान अंक समान सतह पर हो तो जितनी भी समान सतह होती हैं सब एक दूसरे के विपरीत, पीछे वाली के विपरीत पीछे वाली सतह आ जाएगी। 2 के अपोजिट 6 आ गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया। मतलब घुमा के भी करने की आपने आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो घुमा के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया, ये रहा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नीचे एक पासे की 2 अवस्थाएं दिखाई गई हैं। जब अध स्थल पर 1 होगा तो ऊपरी तल पर कौन सी संख्या होगी। भाई अध स्थल अगर नीचे 1 होगा तो ऊपर कह रहा है क्या होगा, तो 1 का ही तो अपोजिट सरफेस हमें बतानी है, 1 का विपरीत क्या होगा। अब 1 का विपरीत बताना है हमने। अगर हम 1 का विपरीत निकालते हैं तो भाई 1 तो दोनों में कॉमन है, और हमें पता है कि कॉमन के विपरीत में वह सतह होती है जो दिए गए पासों में दिखाई ना दे रही हो। अब मुझे बताइए यहाँ कौन सा अंक ऐसा है जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा। आप कहेंगे जी यहाँ तो 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो बस यही हमारा आंसर है। बताओ क्यों, क्योंकि कॉमन के अपोजिट तो यार कॉमन के विपरीत वही अंक होता है जो दिखाई नहीं दे रहा हो। और ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक ही अंकित होते हैं। मानिए इसी को मैं आपसे ऐसे कह देता, मानो 2 डाइस मैं बनाता हूँ आपके लिए। भाई इसी क्वेश्चन में मैंने 2 डाइस बनाए, ऐसे करके मैंने 2 डाइस यहाँ पर तैयार किया आपके लिए। यहाँ लिखा हुआ है ABCDEI, ठीक है, बात आ रही है समझ में आपको। और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ या फिर यहाँ आई की जगह ए कर लो, आई की जगह ए किए देता हूँ, है ना, तभी तो होगा क्वेश्चन। आई की जगह मैंने ए कर लिया। और अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ए की अपोजिट सरफेस क्या होगी, ए की विपरीत सतह क्या होगी। अब मुझे बताइए ए तो दोनों में कॉमन है, और कॉमन के विपरीत में अंक वह होता है या वह सरफेस होती है जो दिए गए पासों में दिखाई ना दे रही हो। अब मुझे बताओ कौन सी दिखाई नहीं दे रही। यहां मैं आपके ऑप्शन भी बदले देता हूं। ऑप्शन नंबर ए में इसकी जगह तो मैं एफ लिखे देता हूं, यहां मैं जी लिखे देता हूं, ठीक है भाई, और यहां मैं बी लिखे देता हूं, यहां मैं बी करने वाला हूं, उसे ऐसे ही रहने दो। अब क्या आंसर होगा हमारा, तो ए बी सी डी ई और अगली सतह तो एफ आएगी। भाई अगली कौन सी एफ आएगी यार, ये गलत हो जाएगा। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी है कि पासे में अगली सरफेस जो होगी वो एफ आएगी। हमें क्या पता, हो सकता है छापने वाले ने कुछ और छाप दिया हो। आपने देखा है कोई पासा जिस पर ए बी सी डी इस प्रकार से अंक छपे हों, यहाँ नहीं बता पाएंगे हम। भले ही ए कॉमन है तो कॉमन के विपरीत में वह होता है जो दिए गए पासों में दिखाई ना दे रहा हो। तो मुझे पता नहीं भैया कौन सा दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तो हम विकल्प नंबर डी को लगाएंगे, कह नहीं सकते। हाँ अगर ऐसे लिखा होता कि एक नीचे एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई हैं जिस पर ए बी सी डी ई, आगे कुछ भी लिख दे, मैं तो कह रहा हूँ जी लिख दे, कह रहा है ये सारे अंक अंकित हैं, तो बताइए एक ही अपोजिट सरफेस पर कौन सा अंक अंकित होगा। तो यहां मैं बता देता फिर कि जी होगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी ई तो सारे दिखाई दे रहे हैं ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बचा क्या जी, तो जरूर जी होगा। क्यों, क्योंकि उसने हमें बता दिया कि ये वाले 6 अंक अंकित थे। आया समझ में। तो ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी है, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करा के चलूंगा, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां आता है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5वां, कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। भाई 3 का अपोजिट बताना है हमने, क्या होगा।
मुझे बताओ क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लग रहा है। आप कहेंगे जी फार्मूला नंबर इसमें लगा हुआ है तीसरा, फार्मूला नंबर 3 लग रहा है क्या? नहीं नहीं, तीसरा नहीं लग रहा, फार्मूला नंबर दूसरा लगा हुआ है, फार्मूला नंबर 2 लगा हुआ है। जब समान अंक समान सतह पर ना हो, जब समान अंक समान सतह पर ना हो, तो देखिए समान अंक तो 4 है लेकिन समान सतह पर नहीं है, इसमें राइट सतह पर है, इसमें ऊपरी सतह पर है। समान अंक समान सतह पर नहीं है तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 3 की अपोजिट 1 नहीं हो सकती, तो बची क्या 5। ये हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तर हो गया। आप घुमा के करना चाहो तो घुमा के कर लो भाई, घुमा के करोगे तो कैसे करोगे? क्लॉकवाइज घुमा दें ऐसे करके, तो ये हो गया 4 3 2, क्लॉकवाइज घुमा दें तो 4 5 1, तो 2 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, 4 कॉमन है, कॉमन के विपरीत में वो जो दिखाई नहीं दे रहा, यूनिवर्सल ट्रुथ के अनुसार कौन सा दिखाई नहीं दे रहा? 6 अंक दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है भैया, तो ऐसे हमें आवश्यकता नहीं है, फार्मूला हमें पता है। जब समान अंक समान सतह पर हो तो जितनी भी समान सतह होती हैं सब एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासे के ऊपरी फलक पर अंक 1 को रखा जाए तो इसके निचले फलक पर बताइए क्या होगा। तो भाई 1 के अपोजिट पूछा है, बताइए क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे 1 के अपोजिट क्या होगा। तो 1 के अपोजिट तो यहाँ 3 आ जाएगा, ऐसे ही पता चल जाता है देखने से। पता है क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि समान अंक समान सतह पर नहीं है, तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। जब 6 नहीं होगी तो फिर बचा क्या 3, अरे समान के समान तो हो नहीं सकती 6, तो 3 रह गया। आंसर यहाँ से मेरा 3 आ गया। आप घुमा के करना चाहो तो घुमा के भी कर सकते हो, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया। 1 के अपोजिट कह रहा है तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया था कि 1 के अपोजिट 3 होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो यदि आपको रूल याद है, फॉर्मूले याद है, तो आप डायरेक्टली देखकर भी बता सकते हैं कि 1 की जो अपोजिट सरफेस होगी या 4 की क्या होगी। 4 की पूछता तो 4 की भी हम बता देते कि 4 का अपोजिट होगा 6। ठीक, इसके बाद में आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अब की बार आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, लेकिन ये 2 से ज़्यादा पासे हो गए ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर मैटर, बाकी तो अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज इतना ही काफ़ी है। आज अपनी किताब में से छांट के जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे कर लेना, 1 पासे और 2 पासे वाले। फॉर्मूला लगा के करना कि जब समान अंक समान सतह पर हो तो जितनी भी समान सतह होंगी सब एक दूसरे के विपरीत होंगी, और जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। तीसरा फार्मूला बहुत ही काम का होता है, बहुत आसान होता है। ध्यान में रखना होता है कि जब 2 अंक या फिर 2 सतह कॉमन दे रखी हो। यदि ये सारी चीज़ें आपको आसान नहीं लगती हो तो भैया घुमा के भी कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत आसान लगता है, मैंने आपको दोनों ही तरीके पढ़ा दिए। घुमा के भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जहाँ बॉल पेन की आवश्यकता ही नहीं होगी, बस ऐसे ही देखो। देखिए घुमा के आप करोगे तो आपने लिखना पड़ेगा 2 4 6। मैं कह रहा हूँ यदि आपने एक बार ये नियम याद कर लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, तो आपने कुछ भी घुमा के करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कठिन क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप देखने से ही हल कर पा रहे होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय करते हैं आपसे, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करें। जितने भी ग्रुप्स आपके पास हैं सभी में इस वीडियो को फैला दो यार, इतना काम कर लिया करो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।